नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, उसमें पूछे गए थे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप लोगों ने ध्यान से ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद ही अपने उत्तर देने हैं। ठीक है, हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर एक में जो है वो समीर, वात, मारुत, पुरंदर, अनिल। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा क्योंकि जो पुरंदर शब्द है वो अनिल का पर्यायवाची नहीं है। पुरंदर किसका पर्यायवाची होता है? तो पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। अब हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था सदन, निलय, निकेतन, मंदिर, धाम। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है। देखते हैं आगे जरा। ऑप्शन नंबर सी में क्या था? हिमांशु, सारंग, मृगांक, प्रभाकर, राकेश। प्रभाकर नहीं होगा क्योंकि प्रभाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, और ये बाकी चारों जो है वो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया था? ईला, वसुधा, धरा, इप्सा, सौदामिनी। तो जो ये तीनों है वो धरती के पर्यायवाची है, जबकि इप्सा जो है वो किसका पर्यायवाची होता है? इच्छा का। ठीक है, और सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, इसीलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था। दूसरे प्रश्न में पूछा गया था कि वाक्यों के रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त है। आप जानते हैं कि हिंदी में कुल कितने कारक हैं? तो हिंदी में कुल 8 कारक हैं। ठीक है, कौन कौन से कारक होते हैं? आप लोग नाम भी बता सकते हैं कमेंट करते हुए फटाफट से। देखो, हिंदी में 8 कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो आपको बताना था कि कौन सा जो युग्म है वो उपयुक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था यह गाड़ी बनारस से आ रही है। क्या इसमें करण कारक है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो वहां पे कौन सा कारक आता है? वहां पे आपादान कारक आता है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था वह कोश देखता है। क्या इसमें संप्रदान कारक है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कारक नहीं जो है वो शो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया था कि रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी। क्या इसमें कर्म कारक है? बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? ये आपके पास जो है वो वाक्य दिया गया था कि सचिन आता होगा, वाक्य का काल है। और ऑप्शन में था संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्य या संभाव्य भूत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आपने ये जानना है कि काल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वर्तमान काल के भी आगे भेद है। कितने भेद है वर्तमान काल के? तो वर्तमान काल के 6 भेद हैं, वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और भूतकाल के भेदों के बारे में भी हमने पढ़ा था। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। और भविष्य काल के भी हमने कितने भेद पढ़े थे? 3 भेद पढ़े थे। तो आपके पास ये वाक्य दिया गया है कि सचिन आता होगा। इस वाक्य का काल बताना है आपको। तो आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, इस वाक्य में कौन सा काल है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने बताया है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, उनका उत्तर सही है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब वाक्य में ता होगा, ती होगा, इस तरह से वाक्य पूछा जाता है तो उसमें संदिग्ध वर्तमान होता है। सामान्य भविष्य कब होगा? जब इसमें इस तरह से पूछा जाता कि सचिन आएगा, सचिन जाएगा, तब यहाँ पे सामान्य भविष्य होना था। यहाँ पे कौन सा काल होगा? तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया गया था क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येक बोधक या परिमाण बोधक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है।
ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, अब जो संख्यावाचक है उसके भी हमने 2 भेद पढ़े थे। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो आपको बताना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिमाण बोधक। क्यों? क्योंकि जो परिमाण बोधक है वो विशेषण का भेद है, निश्चित संख्यावाचक का नहीं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे? परिमाण बोधक, ठीक है, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। तो जो परिमाण बोधक है वो विशेषण का भेद है, निश्चित संख्यावाचक का नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माँ आ जाती तो मैं चलता, यह वाक्य कैसा है? आपके पास ऑप्शन में दिया गया था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या त्रुटिपूर्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वाक्य है वह रचना के कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है 3? वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, और कई बार परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो 8 प्रकार के हैं। ठीक है, अगर हम नाम जानना चाहें तो नाम है उनके विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार जो है वो वाक्य के अर्थ के आधार पर है और रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं। तो आइए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में पूछा गया था कि माँ आ जाती तो मैं चलता, यह किस तरह का वाक्य है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, समालोचन में है। समालोचन, आपके पास एक शब्द दिया गया था, इसमें बताना था कि जो इसमें कौन सा उपसर्ग है, कितने उपसर्ग हैं, वो सब कुछ आपको बताना था। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस रखी गई थी। समालोचन शब्द में है एक उपसर्ग और एक प्रत्यय, नहीं, ये तो गलत है। एक उपसर्ग और 2 प्रत्यय, ये भी गलत है। 2 उपसर्ग और 1 प्रत्यय, बिल्कुल सही, ये जो है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो है वो शब्दांश शब्दों के मतलब प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उपसर्ग जो है उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो अब देखो जो समालोचन शब्द है वो किस किस उपसर्ग से जुड़कर बना है? सम, धन, आ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 उपसर्ग हो गए और जो लोच या लुच धातु से ये बना है। ठीक है, और अन जो है वो इसमें प्रत्यय हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो है वो शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। समालोचन शब्द में 2 उपसर्ग है और 1 प्रत्यय है। और जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। आपको बताना था कि उपयुक्त वाक्य कौन सा है व्याकरण की दृष्टि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, यह सुनते ही उसका प्राण निकल गया। तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो प्राण शब्द है वो बहुवचन में आता है और यहाँ पे इन्होंने एक वचन में ले लिया है कि प्राण निकल गया। तो ये तो गलत है। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या पूछा गया था। दूसरे ऑप्शन में दिया गया था कि इस पर आपका हस्ताक्षर अपेक्षित है। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हस्ताक्षर भी बहुवचन में आता है। ठीक है, हस्ताक्षर शब्द जो है वो बहुवचन शब्द का उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था, मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल सही, ये जो है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, मैं कल आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि दर्शन शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न था, कर रहा हूं ना इस वाक्य में न अव्यय है। आपके पास ऑप्शन है निषेधवाचक, निश्चय के अर्थ में, प्रश्नवाचक या समुच्चय बोधक। तो आपको बताना था जो न है वो कैसा अव्यय है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कर रहा हूं ना, बिल्कुल सही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ना है वो निश्चय के अर्थ में है। भाई कर तो रहा है वो, उसने ना तो नहीं किया, मना तो नहीं किया ना। कर रहा हूं ना तो निश्चय के अर्थ में है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था, उपयुक्त उद्धरण में आया सर्वनाम आप है। तो ऑप्शन में था मध्यम पुरुष, ठीक है, निजवाचक, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आप जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद पढ़े थे हमने। सर्वनाम के हमने पढ़े थे 6 भेद। ठीक है याद आपको। 6 भेद कौन कौन से पढ़े थे हमने पढ़े थे पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये 6 भेद जो है वो हमने सर्वनाम के पढ़े थे। हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सबसे पहले, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमने पुरुषवाचक के भी 3 भेद पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो प्रथम पुरुष है उसको ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। तो प्रथम पुरुष में आते हैं वह, वे, उसको, उससे। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा कि प्रथम पुरुष को ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो प्रथम पुरुष के जो सर्वनाम हैं वो कौन कौन से थे। वह, वे, उसको। ये तो नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा था मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है। आप, तुम, आपका, तुम्हारा। तो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। अभी हम देखेंगे कौन सा आएगा। फिर हमने देखा था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या पढ़ा था हमने। कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। मैं, हम, मुझे, मेरा। ठीक है, वो तो इसमें नहीं दिया है। फिर हमने पढ़ा था निजवाचक। निजवाचक मतलब निजता प्रकट करने वाले सर्वनाम जो होते हैं। जैसे हम अपने लिए जो करते हैं, अपने आप, है ना। ये हमने पढ़ा था, हमने एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो निजवाचक होता है जो अपने के लिए प्रयोग होता है, अपने आप के लिए। तो निजवाचक नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम पुरुष। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस वाक्य में साथ शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था कि मेरे और पड़ोसी के बच्चे साथ पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था बेटा ड्राइवर के साथ गया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था वे सभी साथ घूमने जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में पूछा गया था कि मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अब आप लोगों को हर रोज़ जो है वो व्याकरण भी पढ़ना है, क्योंकि पेपर जो है वो आने वाले हैं। तो इसीलिए आपको साथ साथ में जो है वो व्याकरण की क्लास भी आपको लगानी है। हर रोज़ मैं भी अपनी जो हम क्लास लेते हैं उसमें मैं भी व्याकरण की 1-2 प्रश्न जो है वो हर रोज़ लेके आऊँगी। धन्यवाद। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो ये प्रश्न जो पूछे गए थे, आपको ये पैटर्न या इनका ये जो स्तर था वो कैसा लगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।